Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 marks series for PPB, we are going to study the topic cash and its custody. So आज day 10 है, पहले की जो 9 days की वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है. सिमिलर सीरीज RBWM और IFS के लिए भी अवेलेबल है चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं. चलिए तो बात करते हैं कैश और कस्टडी की. अगर हम कैश के कस्टडी की बात करें तो जितना भी कैश या स्मॉल कॉइन बैलेंसेस होता है उन्हें बैंक में स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है अंडर द जॉइंट कस्टडी ऑफ हेड कैशियर एंड मैनेजर. तो इनकी जॉइंट कस्टडी में रहता है एंड मैनेजर्स जो बैंक के मैनेजर्स हैं उन्हें ये इंश्योर करना है कि सिर्फ जो डेजिग्नेटेड स्टाफ है वही कैश ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करेगा. ओके अगर हम स्ट्रॉन्ग रूम या जो सेफ होता है जहां पे कैश रखा जाता है उसकी मैनेजमेंट की बात करें सो इट इज अंडर द डुअल कस्टडी ऑफ हेड कैशियर कैश ऑफिसर एंड द मैनेजर. तो हेड कैशियर या हम कैश ऑफिसर बोल सकते हैं या मैनेजर इनकी डुअल कस्टडी में होता है. ठीक है, तो जब भी ये चेकिंग होगी ओपनिंग होगी तो ये अवेलेबल होने चाहिए, वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए सेफ या स्ट्रॉन्ग रूम की ओपनिंग के टाइम पे. और जो कस्टडी है करेंसी चेस्ट की, जो करेंसी चेस्ट होता है ये भी दो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स इन चार्ज के पास होता है. तो अब हमेशा देखना हर चीज के लिए ना यहाँ पे डुअल कस्टडी है कि दो लोग हमेशा रहते हैं, दो लोगों के अंडर रहता है जो मैनेजमेंट है. अगर हम इशुएबल सॉइल्ड या म्यूटिलेटेड नोट्स की बात करें तो देखो बैंक में आप जब भी चाहो तो जाके अपने पुराने नोट हैं खराब नोट हैं वो जाके आप वर्किंग डेज में जाके कभी भी चेंज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई ऑब्वियसली नकली नोट है उसके लिए अलग प्रोसीजर है, लेकिन अगर आपका कोई खराब नोट है फट गया है तो आप बैंक में जाके कभी भी चेक करवा सकते हो. तो जब भी क्लोजिंग का टाइम होता है, बैंक के क्लोजिंग का टाइम होता है तो सारे बंडल्स जो हैं वॉल्ट में रखे जाते हैं, उन्हें चेक किया जाता है और रिजर्व कैश रजिस्टर के साथ चेक किया जाता है कि जो रजिस्टर में अमाउंट लिखा है हमने कैश का और जो हमारे वॉल्ट में पड़ा है क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसे ग्रॉस चेक बोला जाता है, इसे ग्रॉस चेक बोला जाता है. मान लो कि जब हम ये ग्रॉस चेक कर रहे हैं तो एक्सेस या शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाता है. तो अगर तो शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाता है तो जो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है उसे डील करने के लिए कैश के लिए उससे जो शॉर्टेज है उसे रिकवर किया जाएगा. अगर बाय चांस उस टाइम पे वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है. शॉर्टेजेस के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और वो जब वो स्टाफ पैसे पे कर देगा तो रिवर्स एंट्री डाल दी जाएगी. लेकिन बाय चांस अगर एक्सेस कैश है कि जितना होना चाहिए रजिस्टर में लिखा है उससे ज्यादा कैश अवेलेबल है तो एक्स्ट्रा जो कैश होगा उसे सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया जाएगा. तो याद रखना है कम ही पड़ रही है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है और अगर ज्यादा कैश अवेलेबल है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो आप सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, जहां पे भी कैश रेमिटेंसेज होनी है कैश हैंडल होना है तो सिर्फ ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज कर सकते हैं. कैश इधर से उधर जा रहा है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तो सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज करने हैं और हर चीज का जहां पे भी कैश का मूवमेंट है उसके लिए प्रॉपर आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रखने हैं. ठीक है, तो बैंक वाले एटीएम का कैश भी रिप्लेनिश करते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं. जो स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होगा उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और रिकंसिलेशन भी करते रहना है कि जितना वहां पे एटीएम में शो हो रहा है आपने जितना किया है क्या वो सब मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके बाद जब भी आपका कैश ट्रांजिट में होता है इधर से उधर जा रहा होता है तो ब्लैंकेट इंश्योरेंस रहता है. ठीक है, जो भी कैश आपका ट्रांजिट में है जो आपका सेफ में है पैसा उस पे हमेशा इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्क बैंक के सिर पे, इंश्योरेंस होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि बैंक वाले ना कैश मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि आपने हमारा कैश मैनेज करना है, आपने एटीएम्स को रीफिल करना है, आप करोगे, थर्ड पार्टी करेगी. तो वहां पे हमेशा थर्ड पार्टी के साथ भी रिकंसिलेशन करते रहना है T+3 बेसिस पे. ऐसा नहीं कि महीने बाद चेक कर रहे हैं, T+3 बेसिस पे चेक करते रहना है कि ठीक है हमारे हिसाब से एटीएम में इतना पैसा जाना चाहिए था और आपने कितना किया है, वो तो दोनों के स्टेटमेंट्स मैच होने चाहिए. तो T+3 बेसिस पे रिकंसिलेशन होता रहता है. एंड जो एटीएम मशीन्स में भी कैश होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है ताकि कोई लॉस
या थेफ्ट का रिस्क बैंक के ऊपर ना आए। और जब भी कैश रिप्लेनिशमेंट होता है एटीएम्स वगैरह के अंदर, तो कम से कम 2 इंडिविजुअल्स वहां पे अवेलेबल रहने चाहिए हैं जो इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, करते हैं। तो आप देखिए 2 हमेशा रहते हैं कि अगर एक का भी मन कुछ ऐसे डोल जाए तो एटलीस्ट एक दूसरा हो काउंटर करने के लिए, और सिक्योरिटी भी रहती है। ठीक है, फिर बाकी वंस अ वीक स्टैगरिंग बेसिस पे ऑफिसर होल्डिंग चार्ज द ऑफिसर होल्डिंग चार्ज ऑफ कैश विल चेक द होल ऑफ द बैंक कैश बैलेंस। ठीक है, तो स्टैगरिंग बेसिस पे होता है कि रैंडमली, मतलब कहीं पे भी कुछ भी वो चेक कर सकते हैं। तो वीकली बेसिस पे होना चाहिए कि जो इंसान कैश के लिए इंचार्ज है वो सारा कैश बैलेंस जो है वो चेक करेगा। ठीक है, अलग अलग डिनोमिनेशंस की चेक को कैश को चेक करेगा, रजिस्टर देखेगा, ठीक है, कैश बुक बैलेंस देखेगा, सारी चीजें देखेगा और सब कुछ जो है वो नोट डाउन करके रखेगा। ठीक है, सो एटलीस्ट वंस अ वीक ऑन स्टैगरिंग बेसिस द ऑफिसर holding charge of cash will check the whole of the bank cash balance by test check of different denominations, अलग अलग denominations के, and register evidence of such check in the cash book balance under his signature and date। तो जो भी वो चेक करेगा फिर वो अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रखेगा अपने सिग्नेचर के साथ कि इस डेट को हमने लास्ट चेक किया था। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चाबियां हैं, कीज हैं, ओरिजिनल्स हैं और जो डुप्लीकेट हैं, सबका डाटा मेंटेन करके रखना है, रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। की रजिस्टर नाम से एक रजिस्टर होगा उसमें के ओरिजिनल किसके पास है, डुप्लीकेट कीज किसके पास है। जो मेन कीज होती हैं ब्रांच की, जो मेन कीज होती हैं वो हमेशा डेजिग्नेटेड ऑफिशियल की पोजेशन में ही रहती हैं जब तक कि बैंक किसी और का नाम स्पेसिफाई ना करे। अगर मान लो बाय चांस कि जिसके पास वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास कीज हैं वो बाय चांस अवेलेबल नहीं है, तो कोई और एक ऑथराइज्ड बैंक ऑफिशियल होता है जो टेक ओवर कर सकता है उसकी जगह पे कि ठीक है ये मेन इंसान अभी अवेलेबल नहीं तो दूसरे को भी कीज टेम्परेरीली हैंड ओवर कर दी जाए। और ये बात कंट्रोलिंग ऑफिसर डायरेक्ट करता है, जो कंट्रोलिंग ऑफिस होता है। तो मान लो कि आपका जो ऑफिसर है जो कीज जिसके पास रहती है वो छुट्टी पे जा रहा है 15-20 दिन के लिए, तो ऑब्वियसली एक कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑथराइज कर देगा दूसरे ऑफिशियल को कि कीज अब जो है इनके पास चली जाए। फिर एक तो ओरिजिनल कीज होती हैं, ऑब्वियसली इमरजेंसी के लिए डुप्लीकेट कीज भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल्स होल्डिंग की टू इंपॉर्टेंट एरियाज, जिनके पास ऑफिशियल के पास इंपॉर्टेंट कीज होती हैं जैसे स्ट्रॉन्ग रूम की, सेफ रूम की, कबर्ड्स की जिसमें वैल्यूएबल आइटम्स हैं, तो हर एक चाबी को इंडिविजुअली पैक करना होता है। जो डुप्लीकेट चाबियां हैं उनको इंडिविजुअली एक क्लोथ होता है, एक क्लोथ लाइंड इन्वेलप होता है कि इन्वेलप में ऐसे कपड़ा लगा हो और उसके अंदर हर एक चाबी को इंडिविजुअली आपको पैक करके रखना है और उन्हें सील करके रखना है। ऑफिशियल्स जो है उन चाबियों को, डुप्लीकेट चाबियों को सील करके रखेंगे हमेशा ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। ठीक है, जिस बॉक्स में डुप्लीकेट चाबियां होती हैं वो भी सेफ कस्टडी में रहेगा, या तो सेम बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में या फिर किसी और ब्रांच में। तो एसबीआई की मान लो ब्रांच ए की जो डुप्लीकेट चाबियां हैं वो ब्रांच बी के पास रखी जा सकती हैं, या मान लो कि उस एरिया में एसबीआई की एक ही ब्रांच है तो किसी और बैंक के पास भी वो डुप्लीकेट चाबियों को सेफ कस्टडी के लिए रख सकते हैं। ठीक है, और सेफ कस्टडी वाली जो चाबियां हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, एंड वो इंस्ट्रक्शंस विल बी साइंड बाय द मैनेजर, कैशियर या फिर जो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल है जो चाबियां जमा करवाने जाता है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि ऐसे इन चाबियों को हैंडल करना है। ठीक है, जब भी आपको डुप्लीकेट कीज को विड्रॉ करना है सेफ कस्टडी से, ठीक है, तो उसका भी सारा अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। तो डुप्लीकेट कीज वैसे भी आपको साल में एक बार विड्रॉ करनी है और रोटेट करनी है। ठीक है, जो डुप्लीकेट कीज होती हैं दे मस्ट बी विड्रॉन फ्रॉम सेफ कस्टडी एंड रोटेटेड वंस अ ईयर। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए और डुप्लीकेट चाबियां यूज करनी पड़ी, तो वो भी किया जा सकता है। डुप्लीकेट कीज होती इसीलिए कि इमरजेंसी में काम आ सके, और जब भी डुप्लीकेट कीज विड्रॉ होंगी सेफ कस्टडी से, एंड वहां पे ये बात हेड ऑफिस को भी हमें रिपोर्ट करनी है। अगर आपको चाबी को देख के लगता है कि सीरियस वेयर एंड टेयर हो गया है तो ये भी आपने हेड ऑफिस को बताना है, और फिर आपको नया लॉक भी हो सकता है ऑर्डर करना पड़े कि पुरानी चाबियां तो खराब हो रही हैं। जब भी आपको कोई रिपेयर करवाना है कीज का, कोई कैश काउंटर, सेफ, लॉकर, स्ट्रॉन्ग रूम, किसी की भी चाबियां, लॉक वगैरह रिपेयर होता है, वो हेड ऑफिस की परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। ओके, हेड ऑफिस के बिना नहीं हो सकता है। और जब भी कोई रिपेयर वर्क होगा तो मैनेजर को या फिर कैश ऑफ मैनेजर होगा एक तो वहां पे अवेलेबल, या फिर कैश ऑफिसर, हेड कैशियर या कैशियर में से कोई वहां पे सुपरविजन करेगा।
जो जिनकी भी जॉइंट कस्टडी होती है ना, जैसे मैनेजर और कैश ऑफिसर की है या हेड कैशियर की है, तो उनके पर्सनल सुपरविजन के अंदर ही सारा रिपेयर वर्क होता है, क्योंकि किसी ने भी नकली चाबी बना ली, कॉपी कर लिया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये तो कैश कस्टडी की बात होगी। अब बात करते हैं कि ब्रांचेस और एटीएम्स में क्या क्या आपको सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। सबसे पहले ब्रांच की अगर लोकेशन और लेआउट की बात करें, तो जो करेंसी चेस्ट और बैंक की ब्रांचेस है ना, वो आपको जब भी उनकी लोकेशन डिसाइड करनी है तो सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए करना है। हो सके तो पहले पुलिस अथॉरिटीज के साथ भी कंसल्ट कर लो ब्रांच की लोकेशन को फाइनलाइज करने से पहले। जितना पॉसिबल हो सके पुलिस स्टेशंस के आसपास जहां फंक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम हो, वहीं पे आपकी ब्रांच होनी चाहिए है। और जो है, जब भी आप ब्रांच लेआउट बनाते हो कि मैनेजर का कैबिन कहाँ होगा, कैश वॉल्ट कहाँ होगा, कैशियर कहाँ होगा, एंट्री एग्जिट कहाँ होगा, सब कुछ आपको सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए करना है। एंड जो ब्रांच मैनेजर का कैबिन होता है ना, वो ऐसे होना चाहिए कि उसको पूरा बैंकिंग हॉल नजर आए। ठीक है, मेन एंट्रेंस के पास, और उसको पूरा जो बैंकिंग हॉल है उसको नजर आए। एंड जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो सेफ वगैरह होते हैं, वो पब्लिक व्यू में नहीं होना चाहिए, वो कहीं सेपरेट एरिया में होना चाहिए है। और जो कैशियर का कैबिन होता है ना, कैशियर का कैबिन जितना हो सके एंट्री एग्जिट से दूर रखना चाहिए। कैशियर का कैबिन एंट्री एग्जिट से जितना हो सके दूर रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम प्रोटेक्टिव फिटिंग्स की बात करें कि क्या क्या आपको फिटिंग्स करनी है प्रोटेक्शन के लिए, तो मेन एंट्रेंस पे शटर गेट होने चाहिए हैं, कोलैप्स होने वाले गेट्स होने चाहिए, लॉकिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ब्रांच की एंट्रेंस पे। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं वहां पे ग्रिल वाले गेट्स होने चाहिए, और विंडोज वेंटिलेटर्स पे भी स्टैंडर्ड आपके ग्रिल्स लगे होने चाहिए। जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडक्शन वाले जो डक्ट होते हैं, स्काईलाइट वगैरह होती हैं, वहां पे भी आप स्टील प्लेट, स्टील ग्रिल्स जहां पे भी लग सकती हैं कि कहीं कोई आ ना सके अंदर। ठीक है, और जो भी गन्स और एम्यूनिशन वगैरह होते हैं, तो वो मेटल गन कैबिनेट्स होने चाहिए, उसी के अंदर होना चाहिए। एंड सेफ्स जो हैं प्रॉपरली एम्बेडेड होने चाहिए हैं। पहली बात तो सेफ किसी स्ट्रॉन्ग रूम में होना चाहिए कि कोई भी एंटर एग्जिट ना कर पाए, लेकिन कहीं पे भी सेफ है तो प्रॉपर उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए है। एंड जो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट वगैरह होते हैं, वहाँ वो भी लॉक्ड होने चाहिए कि हर कोई एक्सेस ना ले सके। एंड जहाँ पे भी आपके कैश सेफ वगैरह है, वहाँ पे ग्रिल्स, वायर नेट्स वगैरह लगी होनी चाहिए सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गैजेट्स की बात करें, तो इक्विप ब्रांचेस, एटीएम्स एंड डाटा सेंटर्स विद सिक्योरिटी गैजेट्स। सिक्योरिटी गैजेट्स होने चाहिए जैसे कि सीसीटीवी, एक्सरे स्कैनर, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होने चाहिए हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो प्रॉम्प्टली पुलिस को कम्युनिकेशन कर दिया जाए और ये सीसीटीवी वगैरह से कल्प्रिट को भी पकड़ा जा सके। इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए, अलार्म्स होनी चाहिए ब्रांचेस के अंदर, जो हमेशा वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, ये ना हो कि जब जरूरत पड़े तो वो खराब निकले। फिर फायर प्रोटेक्शन के लिए भी क्या करना चाहिए, ब्रांच में हमेशा दो गार्डेड वेल लोकेटेड एंट्रेंस होने चाहिए, ताकि एकदम से ऐसा ना हो कि आग लग जाए तो छोटी सी जगह और निकलना भागना ही मुश्किल हो जाए। और जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो होने चाहिए, और उनका पीरियोडिकली रिफिल भी होता रहना चाहिए। फायर स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए हैं, और इनके ना ड्रिल वगैरह भी करते रहने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशंस होने चाहिए, मॉक ड्रिल्स होने चाहिए, ताकि फायर इमरजेंसी में स्टाफ को पता हो कि कैसे डील करना है। ठीक है, एंड गार्ड्स लगे होने चाहिए आपके जो एटीएम्स हैं, ब्रांचेस हैं, ताकि ब्रांच की वल्नरेबिलिटी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से, कोई एरियाज होते हैं ना जहाँ ज़्यादा चोरी वगैरह होती है, ज़्यादा थ्रेट होता है, तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, जो करेंसी चेस्ट वाले ब्रांचेस होते हैं, करेंसी चेस्ट ब्रांचेस में हमेशा दो आर्म्ड गार्ड्स रहने चाहिए वर्किंग आवर्स के अंदर, और एक राउंड द क्लॉक तो गार्ड हमेशा रहना ही चाहिए। और जिसको आप सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ उस पर्सन का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए है। ठीक है, और ये जो गार्ड्स के पास फायर आर्म्स वगैरह होते हैं, ये हमेशा वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए है, तो आर्म्ड गार्ड्स उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। और जो कार्ट्रिजेस होती हैं, कई बार ऐसा होते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो भी टाइम टू टाइम रिप्लेस होनी चाहिए, प्रॉपर परमिशंस लेके। पुराने वाले कार्ट्रिजेस खराब है, अब नए लाने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें अप टू डेट रहनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम करेंसी चेस्ट की बात करें तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक मेजर्स हैं, तो जो बैंकिंग डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसने भी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि करेंसी चेस्ट में वहाँ पे स्टील बैरिकेड लगना चाहिए, और जो करेंसी चेस्ट होता है उसे ब्रांच हॉल वाले एरिया से सेग्रीगेट करके रखो, कि और आपने आर्म्ड गार्ड्स जो हैं उनकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई इंट्रूडर आ भी जाता है तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है,
और जो आर्म्ड गार्ड्स है उसे भी एरिया प्रोवाइड करना है उसके सिटिंग के लिए विद इन द करेंसी चेस्ट एरिया के आसपास ही उसका सिटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए है। एंड जो आर्म्ड गार्ड्स हैं उनके पास एक्सेस होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम्स जो हैं उनका उन्हें एक्सेस मिल सके कि एकदम से कहीं ज़रूरत पड़े तो वो अलार्म जो है वो ऑन कर सकते हैं। बैरिकेडेड एरिया, रिटायरिंग रूम, हर जगह पे उसके पास वो सिस्टम होना चाहिए कि वो स्विच ऑन कर सके इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम अगर कोई इंट्रूडर का इशू होता है। ठीक है। पुलिस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो ब्रांच के मैनेजर्स होते हैं उन्हें लोकल पुलिस अथॉरिटी से लाइजन रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है और भी कभी उनकी गाइडेंस असिस्टेंस की जरूरत पड़े तो ली जा सके। ठीक है। एंड लोकल पुलिस को भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि क्राइम रिस्क कैसा है इस एरिया में उसका वो असेसमेंट कर दें और सर्विलेंस बढ़ा दें नॉन क्रिमिनल्स पे या कोई अगर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है उस एरिया में जहाँ पे बैंक लोकेटेड है। एंड फिर अगर बात करें मूवमेंट ऑफ लार्ज या बल्क कैश, तो अगर आप लार्ज अमाउंट का बल्क का कैश का अगर मूवमेंट होता है तो क्या करना है। तो अगर बहुत बड़े अमाउंट्स की पेमेंट होनी है तो वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर होनी चाहिए या डेजिग्नेटेड एनक्लोजर में होनी चाहिए, पब्लिक व्यू में नहीं होनी चाहिए। अब किसी को 50-60 लाख रुपए देने हैं, कोई विड्रॉ कर रहा है तो मतलब अंदर ले जाके कर लो, सब पब्लिक व्यू में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो कैश की मूवमेंट को लेके कॉन्फिडेंशियलिटी स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी है, सिर्फ ऑफिशियल्स को पता होना चाहिए बड़े कैश मूवमेंट के बारे में। ठीक है। फिक्स्ड रूटीन्स नहीं रखनी है कि एक सर्टेन टाइम पे भी आपका कैश मूव करता है। लोग तो ऐसे पैटर्न देख लेंगे ना, तो फिक्स्ड रूटीन नहीं होनी चाहिए, बदलते रहो ताकि कोई ऐसे पैटर्न ना निकाल सके। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल मेजर्स की बात करें तो बैंक जो है वो शुड मेंटेन सेट ऑफ अ मार्क्ड न्यू करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस विद डिटेल्स। ठीक है। तो बैंक के पास जो भी ये करेंसी नोट्स होते हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस की, पूरा उनका डिटेल्स जो हैं वो आपको रिकॉर्ड के रखना है ऑन द लास्ट पेज ऑफ द कैश समरी रजिस्टर। So branches should maintain a set of marked new currency notes of various denomination with details recorded on the last page of the cash summary registers. ठीक है। एंड ये हम मार्क्ड नोट्स क्यों रखते हैं? दे शुड रिमेन इन द कैश काउंटर टू एड इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरीज, ताकि अगर ये चोरी वगैरह होती है ना, इन नोट्स की अगर कोई चोरी कर लेता है तो आपके पास पूरा डिटेल है कि कौन से नंबर के नोट हैं कौन से हैं, ताकि अगर कल चोर चोरी करके नोट्स का कहीं पे भी इस्तेमाल होगा ना तो वो पकड़े जा सकते हैं। ठीक है। तो वो आपको डिटेल्स हमेशा मेंटेन करके रखनी है। बैंकिंग हॉल में हमेशा आपको लाइट्स वगैरह रखनी है, कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट है उसको आपको देखना है। एंड आपको देखना है कि सारे सिस्टम ब्रांचेस में हमेशा वर्किंग कंडीशन में हो, इमरजेंसीज के टाइम पे कुछ भी चीज़ का फेलियर नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको सस्पिशियस इंसान, कोई भी सस्पिशियस व्हीकल लगता है ब्रांच के अराउंड तो आपको इमीडिएटली पब्लिक या पुलिस का असिस्टेंस मांगना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट। अगर नकली नोट आपके पास आते हैं तो देखो, जब भी बैंक नोट्स आते हैं नकली आपके पास काउंटर के पास, तो पहली बात तो कोई भी नोट आता है तो आपको ऑथेंटिसिटी तो चेक करनी है मशीन से। ठीक है। एंड हमेशा अगर आपके पास कोई भी नकली नोट आता है तो उसका कभी भी पर्सन को क्रेडिट नहीं देना है। जैसे ही बैंक में कोई नकली नोट आया उस पर स्टैंप लगा देनी है काउंटरफीट नोट की, उसे इम्पाउंड कर लेना है, उसे रिटर्न नहीं करना है नकली नोट को, कभी भी नकली नोट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है। और इम्पाउंडेड नोट्स के लिए ना प्रॉपर एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके रखना है और उन्हें जेन्युइन करेंसी नोट से सेपरेट रखना है। नकली नोट हमेशा सेपरेट रखो। ठीक है। और एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट विद सीरियल नंबर इशू करनी है, जिसने आपको वो नोट दिया था नकली, ठीक है, उसको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट देनी है कि ये नंबर का नोट तुम्हारा नकली निकला है। तो कैशियर भी साइन करेगा उसको, और जो टेंडरर है जिसने नकली नोट दिया है वो भी उसको साइन करेगा। अगर वो नहीं भी करना चाहता साइन तो भी आप इंसिस्ट करोगे कि आपको साइन करना पड़ेगा, और कैशियर तो साइन करेगा ही करेगा रिसीट पे कि देखो जी आपने हमें 10 नोट दिए जिसमें से 2 नकली निकले, ये उन नोट्स के नंबर है, ये देखो साइन कर दो आप कि आपने ये नोट हमें दिए थे। अब क्या इनका कोई रिपोर्टिंग भी होता है? तो रिपोर्टिंग भी होता है। अगर अप टू 4 नकली नोट किसी ट्रांजेक्शन में निकलते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है। शुड बी कंसोलिडेटेड इन अ स्टेटमेंट, और पुलिस को भेजना है या नोडल पुलिस स्टेशन को भेजना है एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस ऐसी निकलती हैं जिसमें 4 या उससे कम नकली नोट निकलते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो और मंथ एंड में पुलिस स्टेशन सारा आप भेज दो।
अगर कोई एक ही ट्रांजेक्शन में 5 या 5 से ज्यादा नकली नोट निकलते हैं तो इमीडिएटली एफआईआर करना है। ठीक है, इमीडिएट फाइलिंग करनी है एफआईआर की। किसको करनी है? जो नोडल बैंक ऑफिसर है उसको एफआईआर करनी है लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर। ठीक है, और एक मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है या जो एफआईआर्स हैं वो सेंड करनी है फोर्ज नोट विजिलेंस सेल हेड ऑफिस पे। तो आपने मंथली एक रिपोर्ट बना के भेजनी कि देखो इतने हमारे नकली नोट निकले इस महीने में, इतनी हमें एफआईआर करनी पड़ी, तो हेड ऑफिस का जो फोर्ज नोट विजिलेंस सेल है उनको भेजना है। ठीक है, और जब भी आप पुलिस को नकली नोट वगैरह आपको आप भेजते हो सारी रिपोर्ट बना के, तो आपको पुलिस वालों की भी एक्नॉलेजमेंट लेनी है। ठीक है, सब कुछ आपको डाटा मेंटेन करके रखना है। इफ द पुलिस आर रिलक्टेंट टू रिसीव मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, अगर पुलिस वाले आपकी मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट या एफआईआर लेने में मना करते हैं तो फिर ये इशू आपका नोडल ऑफिसर पुलिस अथॉरिटीज के साथ मिलके सॉल्व करेगा। ठीक है, बाकी नकली नोट में कोई दिक्कत नहीं है, डिफेक्टिव नोट तो एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन नकली नोट के बदले में आप नया नोट नहीं दोगे। अगर आप मैंने आपके बैंक में आके 20 नोट पकड़ाए जिसमें से 2 नकली हैं, तो आप सिर्फ उनको काउंटरफीट स्टैम्प करके अपने पास रख दोगे, वो आप मुझे उसके बदले में कोई नए नोट नहीं दे दोगे। ठीक है, नकली नोट के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, बस वो स्टेटमेंट रिसीट मिल जाएगी कि देखो आपके 2 नोट नकली निकले। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जैप का मास्टर कोर्स है लॉन्च हो चुका है। जैप 75 कोड आप यूज कर सकते हैं 75% ऑफ के लिए। तो इसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा, एंड दैट टू फॉर अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। बाकी इस सेशन का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ ऑफन शुड डुप्लीकेट कीज बी रोटेटेड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस? तो डुप्लीकेट कीज मैंने आपको क्या बोला था, एटलीस्ट साल में एक बार तो रोटेट करनी ही करनी होती हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ एन ऑफिशियल इज अनेबल टू हैंड ओवर द ओरिजिनल कीज ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस? अगर ऑफिशियल किसी मेजर कारण से ओरिजिनल कीज नहीं दे पाए तो क्या होगा? रिपोर्ट द इंसिडेंट टू हेड ऑफिस, यूज डुप्लीकेट कीज विदाउट रिपोर्टिंग, वेट अंटिल द ऑफिसर रिटर्न्स, सीक असिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल लॉक स्मिथ। तो आप क्या करोगे? आप हेड ऑफिस को बताओगे कि भाई असली वाली चाबी तो नहीं आ पा रही है, तो हमें नकली यूज करने की परमिशन हमें चाहिए कि हमने नकली यूज करनी है। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डुअल कंट्रोल इन कैश रिप्लेनिशमेंट? तो हम डुअल कंट्रोल क्यों रखते हैं? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, सिक्योरिटी एक्यूरेसी के लिए, या कस्टमर का वेटिंग टाइम कम करने के लिए? तो हम हमेशा डुअल कंट्रोल रखते हैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, हाउ ऑफन डज द रिकंसिलिएशन प्रोसेस टिपिकली अकर इन केसेस वेयर एटीएम मैनेजमेंट इज आउटसोर्स? अगर आपने एटीएम का कैश मैनेजमेंट आउटसोर्स कर रखा है तो रिकंसिलेशन कब करना है? कम से कम T+3 बेसिस पे। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा गया है जैब में, ठीक है, रिपीट भी हो सकता है। सो इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड वाइल कलेक्टिंग बैंक नोट्स फ्रॉम अ कस्टमर यू कम अक्रॉस 2 काउंटरफीट नोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी टेकन? तो देखो, अगर 2 करेंसी नोट मिले, मैंने बोला था अगर 4 तक मिले तब अलग स्टेप है, 4 से ज्यादा मिले हैं, 5 या 5 से ज्यादा, तब अलग स्टेप है। तो अगर आपको 2 करेंसी नोट मिले यानी कि 4 से कम मिले तो आपको क्या करना है? आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजनी है नोडल बैंक ऑफिसर को, नोडल पुलिस स्टेशन में भेजनी है, अलोंग विद दी सस्पेक्टेड काउंटरफीट नोट्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको 4 तक नकली नोट मिले हैं तो आपको मंथ एंड पे पूरी रिपोर्ट बना के और काउंटरफीट नोट जो है आपको नोडल पुलिस स्टेशन में नोडल बैंक ऑफिसर सबमिट करेगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। विच ऑफ, ये भी आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स? ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अप टू 2 काउंटरफीट नोट्स, द नोट्स आर स्टैम्प्ड एंड रिटर्न टू द कस्टमर। Transaction involving up to 4 pieces of counterfeit notes are consolidated in a statement. Every transaction involving 5 or more pieces of counterfeit notes and FIR is done. Copy of monthly consolidated report is sent to the forge note vigilance cell at the head office. तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।